हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं यूपीएससी ईपीएफओ की। आज थर्ड डे है उसका और आज पार्ट 1 में हम करंट अफेयर्स को, सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से, जो मैंने कल वाली पार्ट 1 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, उनसे स्टार्टिंग करते हैं। तो कल मैंने पहला क्वेश्चन जो आपसे दिया था वो था कि कामगार हितमर्धा सभा जो थी वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे के अंदर थी, उसका फॉर्मेशन जो फाउंडेशन थी वो किसने रखी थी। तो स्टूडेंट स्टोर आई थिंक एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सही आंसर दिया इसका, जिसका आंसर है एसके बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो था कि टोटल स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर वो क्या थी। तो स्टूडेंट स्टोर और नवीन रांगी उन दोनों ने सेम टाइम पे आंसर दिया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों का ही आंसर ठीक है। इसका सही ऑप्शन है डी 389। और अब आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट जो है हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो देखिए बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट टाइम आइडिया दिया गया था वो एम.एन. रॉय ने 1934 के अंदर दिया गया था। और ईपीएफओ में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सारे फैक्ट्स जो है इस चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1934 में जो है एम.एन. रॉय ने आइडिया रखा। वहीं पे 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कभी भी किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस के साथ फ्रेम नहीं होगा, वो सिर्फ हम फ्रेम करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट दे के भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉइंट्स आपके। तीसरा जो है आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी इंडियंस की वो एक्सेप्ट कब की गई थी। तो 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट प्रपोजल था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बताया ना कि इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था ब्रिटिशर्स को वो टाइम में, तो वो अलग अलग ऑफर्स लेके आ रहे थे कि आप इस चीज़ से मान जाइए, इस चीज़ से मान जाइए। तो क्रिप्स मिशन जो था उसमें ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन का जो ड्राफ्ट प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बट जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फाइनली वो 1946 नवंबर में की गई थी। और किसके थ्रू की गई थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंडर की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया था और कैबिनेट मिशन प्लान में एक्सेप्ट किया गया था उसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहली बात तो जो टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बोली गई थी वो थी 389, जिसमें से जो ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स थे उनको 296 अलॉट की गई थी सीट्स, और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको 93 सीट्स दी गई थी। तो ये वाला नंबर भी जो है आपको याद रखना है। हो सकता है कि यूपीएससी ये वाला नंबर ना पूछ के आपसे ये वाला पूछ ले, तो ये सारे नंबर्स आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। ठीक है, वहीं पे प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो सीट्स अलोकेट की गई थी, अलॉट की गई थी, वो उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बेसिस पे की गई थी। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जितनी भी सीट्स थी वो 3 कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड की गई थी। फर्स्ट थे मुस्लिम, सेकंड थे सिख्स एंड थर्ड थे जनरल। बाद में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बेसिकली एक पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ये किस तरीके से था, देखिए जो प्रोविंसेस बनाए गए थे उसके अंदर जो इलेक्शंस मतलब कि जो सीट्स के ऊपर एलोकेशन होती थी, मतलब कि जो भी मेंबर्स चूज़ किए गए थे वो इलेक्टेड थे, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हुआ था। बट जो प्रिंसली स्टेट्स से मेंबर चूज़ किए गए थे 93 जो थे मेंबर्स वो नॉमिनेट किए गए थे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। उसके बाद देखिए ये वाले पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लेटर प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, इन नामों के बीच आप कंफ्यूज हो सकते हैं और अपना आंसर जो है वो गलत कर सकते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पे बाद में प्रेसिडेंट जो बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। वहीं पे उस टाइम 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और सेकेंड थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इन सारों के नाम जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखने कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको तो आप ऐसे ही रट लीजिएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कंट्री के राजेंद्र प्रसाद थे तो वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है,
सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट, कौन, एच.सी. मुखर्जी, एन.बी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट देखते हैं कि असेंबली जो बनाई गई थी वो किस तरीके की बॉडी थी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या था कि किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, अब हमको कोई हेड नहीं करेगा, हम किसी के अंडर नहीं है, तो इस वजह से असेंबली क्या थी, एक सोवरन और एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। तो ये वाले पॉइंट्स याद रखना अपने लिए। उसी के साथ देखिए जब असेंबली को अडॉप्ट किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, तो इसका मतलब ये था कि इंडिया जो है वो मेंबर बन गया था कॉमनवेल्थ का इन मई 1949 को, ये रेटिफिकेशन हो गया था। उसी के साथ 24 जनवरी 1950 को, मतलब कि कल का जो दिन है, उसमें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और देखिए 11 जो टाइम पीरियड था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई और उसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से फ्रेम किया गया और अडॉप्ट किया गया, तो वो उसके बीच में टोटल 11 सेशंस हुए थे। मतलब ये जो 11 सेशंस थे वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बीच में हुए थे। और जो फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद मेजर कमिटीज़ जो हैं ये आपको रट लेनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप कैसे इसको याद करेंगे कि देखिए जितनी भी पावर्स थी, और हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो सारे जो स्टेट्स होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। तो इस वजह से आप कैसे याद करेंगे इसको कि यूनियन पावर कमेटी और जो स्टेट्स कमेटी थी वो किसके अंडर थी, जवाहरलाल नेहरू के, क्योंकि हमारी कंट्री में कौन सुप्रीम होता है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए। वहीं पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ जो थी वो भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। तो इस तरीके से आप इन कमेटीज़ को याद कर सकते हैं। फिर आप कैसे याद रखेंगे कि होम मिनिस्टर हमारे कौन थे, सरदार पटेल थे, तो उनको कौन से दे दिए गए थे, प्रोविंसेस दे दिए गए थे। तो यूनियन तो हो गया एक सेंट्रल लेवल पे, फिर घर के कमरे हो गए जिस तरीके से, तो वो किसको दे दिए गए थे, सरदार पटेल को, जो कि हमारे होम मिनिस्टर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसलिए हमको पता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जो प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी थी वो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि जितने भी प्रोसीजर होते हैं हमारी कंट्री के अंदर तो किसके नाम से लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, पर पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रोसीजर एंड जो स्टीयरिंग कमेटी थी उनके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे। तो देखिए एक चीज़ तो याद रखनी है कि चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। वहीं पे एन गोपाल स्वामी अय्यानगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन मांडवताऊ राव है शायद ये, टी टी कृष्णमाचारी। तो ये सब जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इनके नाम में भी आपसे पूछे जा सके। इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था। तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट का जो इंट्रोडक्शन किया था वो 4 नवंबर 1948 को किया था, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उसके अंदर एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये वाला जो कंटेंट है इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो उसके अंदर क्या क्या था, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और एक प्रीएम्बल। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उनके लिए ये स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। ये भी याद रखने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। और आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। और मॉडर्न मनु के नाम से उनको जाना जाता है। तो मे भी आपको मॉडर्न मनु दे दिया जाए कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि 26 जनवरी को ही एज रिपब्लिक डे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्शन का डे क्यों माना गया था, कमेंसमेंट का, क्योंकि 1930 में इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो था वो सेलिब्रेट किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का एक कॉल दिया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि शायद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के लिए जो है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जो बुक कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी, तो यहाँ पे उसको सील किया गया था। तो जो सीलिंग की गई थी वो एक सिंबल से की गई थी, और वो सिंबल किसका था, एलिफेंट का सिंबल था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे या फिर जो हमारे लीगल एडवाइज़र थे वो थे सर बी एन राव, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम थे वो थे एच वी आर अय्यनगर। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था
ये बहुत ही ट्रेजिक चीज़ है जिसका शायद अभी तक हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि हमारी कंट्री में हिंदी को अभी भी थोड़ा इन्फीरियर रखा जाता है, चाहे आप एग्ज़ाम्स की बात कर ले या किसी में। तो स्टार्टिंग आप एक तरीके से देख ले, यहीं पे हमारे लीडर्स ने ही कर दी थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न जो था ऑथोरेटिव टैक्स, मतलब कि जो ऑफिशियल टैक्स था वो कोई भी हिंदी लैंग्वेज में नहीं था। मतलब हमारे देश की लैंग्वेज होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। बाद में 58th अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1987 में, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया था। तो ये वाला फैक्ट जो है ये थोड़ा ख़राब है, बट फिर भी याद रखना। टोटल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे वो टोटल कितने थे, 4th नंबर में। ये 4 क्या हैं, जो प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके अलावा टोटल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे वो टोटल थे 4। तो ये हमने पॉलिटी का एक चैप्टर आज पूरा रिवाइज कर लिया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ईपीएफओ के लिए इतना ही, सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर ले उसके लिए जो है ये वाइड हो जाता है, ठीक है। अब हम आज इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। कल जो मैंने आपको दिए थे वो सिनोनिम्स दिए थे, आज हम एंटोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है, ही इज़ वेरी टिमिड पर्सन। तो यहाँ पे आपको टिमिड का एंटोनिम बताना है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके डन। तो देखिए टिमिड का जो एंटोनिम होता है, मतलब अपोजिट होता है, वो होता है बोल्ड। टिमिड का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उसको क्या कहा जाता है, टिमिड पर्सन कहा जाता है। और बोल्ड क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट आता है द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय द हेड्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे रेटिफाइड जो है आपको इसका एंटोनिम बताना है। ए है सेट असाइड, बी है अनसेटल्ड, सी है डिस्ट्रॉयड एंड डी है एन्यूल्ड। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए रेटिफाई का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, और एन्यूल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एन्यूल्ड हो जाएगा। ये वाला जो है ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मैनी पीपल ट्राई टू रजिस्ट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। ए इसका होगा एंटोनिम रिपील, बी है वेलकम, सी है एक्सेप्ट एंड डी है फाइट। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दे, न्यू है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 32A जो आईबीसी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। आईबीसी क्या है पहले ये देख लीजिए। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आईबीसी लिखा हुआ है। इसमें सेक्शन 32A होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वैलिड है, ये कहीं भी इनवैलिड नहीं है, इसको आप कोड के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली 32A में है क्या कि जो सक्सेसफुल बिडर्स होते हैं फॉर अ कॉर्पोरेट डेब्टर, मतलब कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है उसने किसी तरीके का कर्जा लिया, ठीक है, उसको अपनी कंपनी या फिर जो इंडस्ट्री है वो बेचनी पड़ी अपना कर्जा उतारने के लिए। तो यहाँ पे बिडर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, आई थिंक उसको नीलामी कहते हैं, हाँ नीलामी लगाते हैं। तो जो सक्सेसफुल बिडर्स होते हैं वो आईबीसी के अंदर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के से इम्यून होते हैं। मतलब ये नहीं है कि कल को वो जो कॉर्पोरेट डेब्टर है वो उस बिडर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि इसने तो मेरे को ऐसे फूल कर दिया या वो कर दिया, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर नहीं होगी। वो सेक्शन 32A के अंदर है और ये पॉइंट जो है वो वैलिड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गई या फिर जो सेबी है वो उसको जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ये वाला इसका पॉइंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइंस बेस्ड आपका करंट अफेयर है। हाँ एक जो है शाम को आई थिंक थोड़ा लेट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एस्ट्रोस्टैट जो है सैटेलाइट और मैंने वी शेप रिकवरी ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था। वो इकोनॉमी और साइंस के बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने 2 करंट अफेयर को और डिस्कस किया था। तो वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब है उसके बारे में बोला हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने इस लैब को कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश किया है और किसके कोलैबोरेशन में किया है, तो अमेजोन वेब सर्विसेज के कोलैबोरेशन में इसको किया गया है। ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेट करना ताकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग लेड रिसर्च है और डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा हो सके और न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हो सके। तो यहाँ पे बेसिकली
जो ये लैब होगी ये क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रोवाइड करेगी सभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को और डिपार्टमेंट, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, अकेडमीज के अंदर जितनी भी हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी ये मिनिस्ट्री के अंदर है, आपसे यही पूछा जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल को, ये क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो आता है, इन्होंने एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है ताकि जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन होते हैं बिजनेसेस या सिटीजन्स के ऊपर उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो यहाँ पे इस बिज़नेस को और सिटीजन्स को थोड़ा बर्डन से फ्री करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ये 1 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था और ये एक तरीके का ब्रिज का काम करेगा सिटीजन्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि जितने भी कंप्लायंसेस के बर्डन होता है उसको ख़त्म किया जा सके या मिनिमाइज़ किया जा सके। और ये पहला इस तरीके का सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल कंप्लायंसेस को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आज के करंट अफेयर में। तो यहाँ पे एक ऐप है सिग्नल ऐप, व्हाट्सएप की जगह इसको लाने की बात की जा रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही फेसबुक ने व्हाट्सएप के ऊपर कहा कि आप प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको अपडेट कीजिए और ये बात फैल गई कि डाटा जो है वो हमारा लीक हो जाएगा, तो यहाँ पे इलोन मस्क जो है उन्होंने अपने ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप सिग्नल ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे आपकी प्राइवेसी सेफ रहेगी। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सिग्नल जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज है जिसको कि सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन जो है उसने डेवलप किया है और ये जो है इलोन मस्क के अंडर ही आता है, नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन है ये। तो ये बेसिकली क्या है, इंटरनेट को ही यूज़ करता है व्हाट्सएप की तरह, 1-to-1 एंड ग्रुप मैसेजेस दोनों होते हैं इसके अंदर। इसमें आप फाइल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वॉइस नोट्स, इमेजेस एंड वीडियोस, और 1-to-1 ग्रुप वॉइसेस एंड वीडियो कॉल्स भी हो सकती है। तो ये व्हाट्सएप की जगह और प्राइवेसी से रिलेटेड है, इस वजह से इसको बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, इसे आप अभी अटेम्प्ट करेंगे। विद रेफरेंस टू द क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, the Ministry of Electronics and Information Technology in India will establish a quantum computing application lab in the country in collaboration with the Amazon Web Services। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि लैब इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब ऑन AWS टू सपोर्ट अ नेशनल गवर्नमेंट मिशन टू ड्राइव इनोवेशन। तो इन्होंने कहा है कि ये जो लैब है ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब है जो कि इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट मिशन को सपोर्ट कर रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2 एंड D नाइदर 1 नोर 2। तो एक बार ये मैं दोबारा दे देती हूँ आपको सामने स्क्रीन पे, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही है और वहीं पे ये वाला जो पॉइंट है ये भी सही है, ये गवर्नमेंट के मिशन को सपोर्ट करता है जो कि इनोवेशन के लिए होता है। तो ये इसका सी आंसर है, बोथ 1 एंड 2। अब जो है दो करंट अफेयर और था, डिटेल में हमें नहीं पढ़ना EPFO के लिए, इस वजह से जस्ट मैं इसको आपको MCQ की फॉर्म में करा रही हूँ। तो यहाँ पे रीसा जो है वो एक कस्टमरी हैंड वूवन क्लोथ है। तो ये पूछा है कि ये कहाँ पे होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके का इस तरीके का जो आई थिंक मफलर कहते हैं उसको, या फिर जो अभी मोदी जी भी जो है वो गले में पहन के आते थे, वाइट कलर का कपड़ा होता था। तो यहाँ पे कलरफुल जो है वो स्ट्रिप्स लगी होती हैं। तो इस तरीके का ये एक पतला सा कपड़ा जो है वो एक हैंड वीवन क्लॉथ होता है कस्टमरी, ये त्रिपुरा के अंदर होता है और ये अब इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया जा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये कौन से रीजन में मिलता है। नेक्स्ट है तसारी छू रिवर जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में थी, वो किस में के अंदर आती है, कौन सी जगह के अंदर। तो इसका मैं एक आपको ब्रीफ बताती हूँ क्या है बेसिकली, कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पे ये रिवर है तसारी छू रिवर, ठीक है। तो अगस्त 2019 जो था उसमें यहाँ पे क्या था, ये एरिया बिल्कुल प्लेन था, ठीक है। बट नवंबर 2020 में जब ये देखा गया, इसका मैपिंग की गई, तो यहाँ पे चाइना ने बहुत सारे घर बना दिए और एक रिवर के साइड में प्रॉपर विलेज बना दिया। चाइना से जब ये बात पूछी गई कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, तो चाइना ने कहा कि हम तो अरुणाचल प्रदेश को मानते ही नहीं कि इंडिया का पार्ट है, हमने तो ये अपने पार्ट में विलेज डेवलप किया है। इस वजह से क्योंकि इसके किनारे पे ये विलेज डेवलप किया गया है, तो तसारी छू रिवर जो है वो न्यूज़ के अंदर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो दिए गए थे
वो हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, बिकॉज ये रिवर जो है ये किसके अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट और लास्ट डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। तो देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के अंदर जो है जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था अकाउंटिंग नहीं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है उससे हमारी सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं वो स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है स्वदेशी मूवमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हुए थे। तो सिग्निफिकेंट लेबर प्रोटेस्ट जो थे वो ऑर्गेनाइज हुए थे स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। और यहाँ पे क्यों ये प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे, क्योंकि जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मतलब कि जो मैनकाइंड की हेल्प करते हैं, मैनकाइंड के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने एफर्ट्स करने शुरू किए थे ताकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जो ट्रेड यूनियन है वो मिडिल क्लासेस के लिए और जो लेबरर्स है उनके लिए फॉर्म हो सके। ये फिलैंथ्रोपिस्ट के एफर्ट्स थे किस टाइम में, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। बॉम्बे के अंदर एसएस बंगाली और एनएम लोखंडे, इन दोनों ने लेबर वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही। और लोखंडे जो थे उन्होंने इनिशिएटिव के बेसिस पे ही बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की भी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के प्रीलिम्स के पॉइंट है आपके। फिर आता कामगार हितवार्धक सभा जो है, जिसको कि मैंने क्वेश्चन में भी दिया था। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी बॉम्बे के अंदर। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1909 के अंदर ये बनाई गई थी और एसके बोले के थ्रू बनाई गई थी। इसका जो बेसिक एम था वो था कि एजुकेशन, सिकनेस प्रोविजंस, अनएम्प्लॉयमेंट और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करना इस सभा का काम था। यहाँ पे बेसिकली जो है 3 नाइट स्कूल्स भी जो हैं वो सेटअप किए गए थे और इवनिंग स्कूल्स भी चोल्स के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किए गए थे। ये जो छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, इसको प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मुझे दिन में इतनी सारी वीडियोस बनानी होती है और इतना सारा कंटेंट होता है, तो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे बेसिकली जितनी भी कंप्लेन हुआ करती थी लेबर्स की या वर्कर्स की, वो एम्प्लॉयर्स को जाके इन्हीं के थ्रू जो है बताई जाती थी, अच्छी तरीके से उनको एड्रेस किया जाता था ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स है वो रिजोल्व हो सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोशल सर्विस लीग के बारे में। तो जितने भी ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे बॉम्बे मिल वर्कर्स के, उनके लिए सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी। 1913 में ये स्टार्ट हुई थी और एनएम जोशी के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो आइडिया स्प्रेड किया जाता था वो डोमेस्टिक हाइजीन और थ्रिफ्ट का किया जाता है। थ्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, ये देखिए क्या होता है कि जब हम कमाते हैं तो हम अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं, बट कोई आके हमें समझाएगा कि सेविंग्स करने का ये फ़ायदा होता है, आप पैसों को ऐसे वेस्ट मत करो, ऐसे सेव करो ताकि आगे आपको ज़रूरत पड़े। तो ये क्या हो गई, बेसिकली थ्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो थ्रिफ्ट और जो डोमेस्टिक हाइजीन है उसके आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाता था। क्रेडिट सोसाइटी को सेटअप किया गया, कोऑपरेटिव स्टोर्स को यहाँ सेटअप किया गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे रेसलिंग जो थी उसको शुरू किया गया। रेसलिंग जैसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को क्यों शुरू किया गया था, ताकि जो वर्कर्स हैं वो शराब पीने ना जाएं, गैम्बलिंग जुआ खेल के अपना पैसा वेस्ट ना करें, जबकि रेसलिंग जो है उसमें थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उनकी फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। इस वजह से ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया गया था। फिर बाद में जो मील मैनेजमेंट थी उस इन्होंने क्या देखा कि इतना अच्छा जब वर्क हो रहा है तो उन्होंने इस लीग को कैश कंट्रीब्यूशन भी देना शुरू कर दिया। और जो भी चोल्स थे कंपनी के उसमें ये कर दिया कि जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे लीग के अंदर तो उनको रेंट फ्री रूम मिलेगा। तो ये मील मैनेजमेंट्स ने इनिशिएटिव शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं मजदूर महाजन और टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को, जिसको कि TLA के नाम से भी जाना जाता है अगर पेपर में ये आ जाए तो बेसिकली अहमदाबाद में जो है ये प्रेजेंट थी एसोसिएशन, और गांधी जी जो थे वो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर किसी भी एसोसिएशन से गांधी जी जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसके व्यूज़ को इन्फ्लुएंस करें, मतलब कि किसके व्यूज़ के ऊपर वो एसोसिएशन टिकी होगी, गांधी जी के ऊपर। तो गांधी जी के व्यूज़ जितने भी कैपिटल लेबर रिलेशंस के ऊपर हुआ करते थे, ट्रेड यूनियंस पे हुआ करते थे, ये एसोसिएशन उससे इन्फ्लुएंस थी। और गांधी जी के अकॉर्डिंग ट्रस्टीशिप की डेफिनेशन क्या थी कि देखिए अगर किसी भी प्रॉपर्टी ओनर के पास या फिर कोई भी वेल्दी पर्सन है, अगर उसको अपना वॉलंटरी यूज़ करना है, मतलब अपनी मर्जी से अपनी मनी और प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो उसको हमेशा लेबर के वेलफेयर में उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर करना चाहिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये थी एक रेडिकल और मार्क्सिस्ट ट्रेड यूनियन थी जो कि 1978 में फॉर्म हुई थी। अच्छा एक चीज़ और, अब की बार का जो सिविल सर्विसेज का पेपर था
उसमें गांधी जी और मार्क्सिज्म जो था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये वाला पॉइंट ना थोड़ा आप याद रखिएगा कि मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेना। तो रेडिकल और मार्क्सिस्ट वाला ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के अंदर रेडिकल मार्क्सिस्ट ट्रेड यूनियन को फॉर्म किया गया था 1978 के अंदर, जिसमें कि ट्राइबल माइन कंस्ट्रक्शन एंड स्मॉल फैक्ट्री वर्कर्स के लिए इसको बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? भिलाई और मध्य प्रदेश का जो स्टील रीजन था जहाँ पे इसकी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, वहाँ पे इसको बनाया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स काम किया करते थे उनको ना तो कोई वेज प्रोटेक्शन दी जाती थी और ना ही उनकी कोई सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी, तो उनके लिए यहाँ पे काम किया। एक चीज़ याद रखने की, जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा यहाँ पे बनाया गया इस संघ के अंदर, उसमें मिलिटेंट मूवमेंट होती थी। मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो ईजिली जाके स्ट्राइक कर दिया वो कर दी, वो मिलिटेंट फॉर्म में, मतलब कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करके जो है अपने राइट्स को लिया करते थे वेज और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिए। इन्होंने एक एंटी लीकर कैंपेन भी चलाया था, मतलब शराब से वर्कर्स को दूर रखने के लिए, और एक हॉस्पिटल को भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था जिसको शहीद या फिर मार्टियर हॉस्पिटल कहा गया था, और कोऑपरेटिव गैराज शॉप वर्कशॉप बनाई गई थी। और उस टाइम में जबकि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की चीज़ें हुआ भी नहीं करती थी, तब इनिशिएटिव लिया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी हमारी कंप्लीट हो गई है सारी। जो ये था एवोल्यूशन था, ये टॉपिक ख़त्म हो गया आज हमारा। थोड़ा टॉपिक है 28 फ़ैब तक इजीली हमारा सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट में जो पर्सनैलिटीज़ है। तो ये एक तरीके से आपका करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हैं डेजिग्नेशंस हैं और फिर उनका नाम है कि कौन कौन से हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के अंदर कौन है? एस ए बोबड़े। मेरे को अच्छे तरीके से इनका नाम नहीं आता थोड़ा बोलना। फिर हैं चेयरपर्सन जो हैं लोकपाल के हमारे, तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। थर्ड है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, सबको ही पता होता है, ओम बिरला। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है एम थम्बिदुराई। सीएजी ऑफ इंडिया जो है, डेट इज द चीफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है राजीव महरिषि। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है? अरविंद सक्सेना। तो इन सब के नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने, कोई भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एक तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ही करना है। उसके बाद देखिए मैथ्स मेरा वीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा, तो इस चीज़ को तो मैं कवर नहीं कर सकती, बट मैंने ये 2 क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अगर नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।